गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पीरियोडिक टेबल को याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका। ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल को मैं आपको इजीली, है ना, इवन हम 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, पूरी टेबल को तैयार कर सकते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ आपको पीरियोडिक टेबल का एम क्या था, है ना। किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई काम करते हैं उसके पहले मैंने हर बार कहता हूँ उसका एम क्या होता है। तो बच्चों, जो स्टूडेंट 9th में है या 10th में है या 8th पास करके आए हैं, आगे जाके साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, और चाहे वो 11th 12th में हो, है ना। 11th 12th वालों के पास वैसे पीरियोडिक टेबल हो जाती है, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे इनिशियली 9th 10th में है अभी और उनके 10th क्लास के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर दे रखा है, या 8th पास करके जो 9th और 10th करने के बाद अगर साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर केमिस्ट्री में आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पीरियोडिक टेबल का। बच्चों, साइंस पढ़ने का एम क्या होता है, तो साइंस सब्जेक्ट का जो एम है वो ये है कि मेरे को अपने चारों ओर सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पर जो भी सब्सटेंस है उनके बारे में क्या करना है, मेरे को जानना है। ओके, अब जानना है तो किस बारे में जानना है, ये सारे सब्सटेंस क्या है, क्यों है, कैसे हैं, किससे बने हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, और आपका दिमाग जब बार बार इन क्वेश्चनों पर फोकस करता है, तब आपको मान लेना चाहिए कि आपको, है ना, इनको जानने के लिए अब साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस में होता है क्या है, जो सब्सटेंस आपके चारों ओर हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझना ही मेरे हिसाब से साइंस का उद्देश्य होता है, कि वह सब्सटेंस केमिकली रूप से यानी कि इंटरनल रूप से कैसे बना है, आउटर जो उसमें प्रॉपर्टी आ रही है उसका रीजन भी कहाँ है, इंटरनल, है ना, अंदर ही कुछ आपके व्यवस्था होगी या कंपोजिशन होगा जिसके कारण हर सब्सटेंस आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो जब पुराने समय से चारों ओर परिवेश के बारे में जो जिज्ञासा थी और उसको जानने की जब इच्छा थी, तो उन्होंने जानने के ऊपर जब काम करना चालू किया, है ना, कुछ जो जागरूक व्यक्ति थे, मैं यहाँ पर बता दूँ, जो मेंटली स्वतंत्र होते हैं, है ना, 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, है ना, एक तो गुलाम टाइप होते हैं और एक क्या होते हैं, आपके स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वतंत्रता की बात, मेंटल स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, जो माइंड से खुद की सोच रखते हैं, है ना। इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा कि आज की एजुकेशन में जो एजुकेशन का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता को महसूस करे, ठीक है ना, और सत्य को जान ले, और हर प्रतिकूल परिस्थिति में क्या हो, अपने आप को अनुकूलित कर ले। ये शिक्षा का उद्देश्य है। अब मैं नहीं मानता कि आज की शिक्षा का उद्देश्य इन जो मेन चीज़ें हैं वहाँ तक कैसे ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, तो ये लंबा टॉपिक है। तो मैं फ़िलहाल ये बताऊंगा कि आपके चारों ओर जो चीज़ें थी उनके बारे में जब जिज्ञासा हुई उनको, तो उन्होंने उन पर काम करना, समझना चालू किया। और जब समझना चालू किया तो मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके हिसाब से ये है कि सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि हर सब्सटेंस चाहे कोई भी हो वह किससे बना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको एटम कहा उसने। तो हर सब्सटेंस एटम से बना होता है, ठीक है। जब इस चीज़ पर सबको यकीन हुआ कि हर जो आपका सब्सटेंस है वो किससे बना है, एटम से बना है, तो फिर उन्होंने टाइप्स ऑफ एटम को ढूंढना चालू किया कि कितने प्रकार के एटम होते हैं जो इन सब्सटेंस को बनाते हैं, ठीक। तो एटम के बाद उन्होंने देखा कि एलिमेंट जो शब्द आया, तो एलिमेंट का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें सिमिलर एटम हो। सिमिलर एटम का मतलब जिनमें प्रोटॉन समान हो, इलेक्ट्रॉन समान हो, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो उनका नंबर होता है वो अगर समान है तो वो सेम एटम होगा। तो जब एक ही तरह के एटम से बने होते हैं सब्सटेंस, तो उसको क्या कहा, नाम दिया, एलिमेंट दिया। फिर पता चला कि सारे ही सब्सटेंस जो बने हैं वो एटम से एलिमेंट बने हैं और एलिमेंट से सारे सब्सटेंसों का निर्माण हुआ है। हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ अटैचमेंट हुआ है और जो आपको आउटर जो चीज़ नज़र आ रही है सब्सटेंस की, वो दिखाई देने लग जाती है। ओके, अब यहाँ पर बात करें कि पूरी ही आपकी जो नेचर है उसमें कुल कितने एलिमेंट हैं जो अब तक ढूंढे गए हैं। तो फिलहाल आपकी जो एलिमेंट की बात की जाती है तो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को रखा गया है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर आपका ये जो आपका 83 है, 83 तक के तत्व ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इनमें भी टेक्नीशियम, सिंथेटिक, यानी कि ये प्रकृति में नहीं होता, इसको बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर PM, प्रोमीथियम और समेरियम, ये 2 है आपके जो रेडियोएक्टिव भी है और ये आपका सिंथेसिस भी है। तो 83 विस्मित का नंबर है, उसमें से 3 और माइनस कर देते हैं, तो कुल कितने एलिमेंट बचे आपके पास, 80 एलिमेंट। इसका मतलब आपको नेचर में जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब किससे बना है, इन 80 एलिमेंट से बना है, ठीक। तो अब थोड़ा सा समझना आसान हुआ कि
पूरे ही आपके नेचर को समझना है, इतने सारे सब्सटेंस को समझना है, तो उसके बजाय ये है कि जिनसे बना है वहीं से शुरुआत की जाए, है ना, जहाँ से इसकी रूट है। तो एलिमेंट को समझना, एटम को समझा, एटम के बाद उन एलिमेंट्स को समझना चालू किया जिनसे आपके सब्सटेंस बने होते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या, जब उन्होंने स्टडी की हर एलिमेंट के बारे में, तो स्टडी करने पर देखा कि कई सारे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है। जैसे सोने के तार बन जाते हैं, सॉलिड होता है, चमक होती है। लोहे के तार बन जाते हैं, चमक होती है। चांदी में तार बन जाते हैं, चमक होती है। तो कहने का मतलब उनमें सिमिलरिटी को ढूंढना, क्योंकि उनको ये स्टडी जो थी, पूरे इतने सारे सब्सटेंस की स्टडी करनी है, तो उनको पता चला कि जब एलिमेंट्स से ही बने हैं तो क्यों ना इन एलिमेंट को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, इन एलिमेंट को समझा जाए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से अटैच होता है, क्यों अटैच होता है, इनके रीजन ढूंढे जाए। फिर इनके अटैचमेंट को देखेंगे तो मॉलिक्यूल और जो आपके कंपाउंड हैं उनका फॉर्मेशन समझ में आने लगा, और कंपाउंड का फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ, आपके सब्सटेंस दिखाई देने लगे कि सब्सटेंस कैसे बने हैं। तो अब इन 80 एलिमेंट्स पर जब काम हुआ, केमिकली इनका रिसर्च किया गया, फिजिकली रिसर्च किया गया, तो इनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पर इनको फिर क्लासिफिकेशन करना चालू किया। तो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमें क्या करता है, एक क्राइटेरिया तय करता है ना, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझन भरी चीज़ों से मुक्त कर देता है, एक समझने का एक सीधा तरीका बना लेता है। जैसे आपकी जातियों के अंदर, जैसे किसी की जाति के पीछे कोई एक विशेष सरनेम लगा हुआ है, आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन उस सरनेम से उसकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन पहले से हो जाती है माइंड में कि हाँ ये व्यक्ति है और इसका सरनेम ये है, तो इसका मतलब इसका काम ये होगा, इनमें ये प्रॉपर्टी होगी, तो ये पता लगने लग जाता है। तो इसी तरह से क्या किया, यहाँ पर जो 80 एलिमेंट थे उन पर केमिकली रूप से मैं आपको बता दूँ, जहाँ रिसर्च भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के बाहर इनके साथ रिएक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही होते हैं। तो इनसे इनकी अभिक्रियाएँ करवाई, रिएक्शन करवाई, प्राप्त होने वाले कंपाउंड की स्टडी की, जिनके सिमिलर कंपाउंड मिल रहे थे, है ना। जैसे कि सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो Na2O बना, पोटेशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो K2O बना, दोनों सिमिलर हो गए ना, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से सिमिलरिटी का अध्ययन करते हुए फिर इन्होंने क्या किया, इनको क्लासिफिकेशन करना चालू किया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था बड़ा सिंपल सा था, उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया इसको, धातु, उपधातु और अधातुओं के अंदर, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल में। फिर उसके बाद कई सारे वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, जिनने इन पर काम किया, उनको अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। तो वहाँ पर आपने जो आपकी 10th क्लास में दे रखा है, जिसके बाद में डिस्कस करूँगा मैं, तो ट्रिपलेट रूल आया डॉबे-राइनर का, उसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल आया, उसके बाद लोथर-मेयर का आयतन का वक्र आया, है ना। उसके बाद मेंडेलीव ने सबसे पहले परमाणु भार, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के आधार पर उनको व्यवस्थित किया। और फिर उसके बाद आज जो पीरियोडिक टेबल जनरली पढ़ी जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, या आपकी केमिस्ट्री के अंदर, है ना, किसी भी कंपाउंड को पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो जहाँ तत्वों को जानने के लिए जिस पीरियोडिक टेबल का प्रयोग किया जाता है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, जो मोज़ले ने दी थी। ओके, तो मोज़ले की जो पीरियोडिक टेबल है उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और इसका जो रूल था बनाने का, तत्वों को क्लासिफिकेशन का, वो बड़ा सिंपल सा था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि इसने परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, जो क्या होता है जनरली किसी एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, तो प्रोटॉन के नंबर के आधार पर इसने क्या किया, क्लासीफाई करना चालू किया। तो जिसके परमाणु क्रमांक जिस तरीके से आए उनको क्लासीफाई करता गया है बढ़ते क्रम में, है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, और फिर उनको इस तरह से वर्गीकृत किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं। तो जब इसने इस तरह से व्यवस्थित किया तो वहाँ पर इसके 7 तो आपके पीरियड बने और 18 क्लास हैं। जनरली क्लास आपकी 80 थी, लेकिन उसके बाद उनको क्या किया, A और B में डिवाइड किया गया। तो कुल मिला के आपके 18 तो वर्ग हो जाते हैं और 7 आवर्त हो जाते हैं। क्लियर, उनमें सबको वर्गीकृत किया। और वहाँ पर एक देखा गया, एक क्लास में जो तत्व रखे गए, एक वर्ग में जो तत्व आए, उनके सारी प्रॉपर्टी लगभग समान थी। पूर्ण समान तो नहीं हो सकती, एक एटम दूसरे एटम से भिन्न होगा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में क्या थी, सिमिलरिटी पाई गई। तो इस तरीके से उन्होंने जब 18 वर्ग बनाए, 18 वर्ग के बाद जब उन्होंने देखा कि हर वर्ग के अंदर, हर क्लास के अंदर जो तत्व रखे गए हैं उनमें सिमिलरिटी होती है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर एक जैसे कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो एक जैसे कंपाउंड बनाएंगे, या अन्य से जो भी केमिकली उनका जो अटैचमेंट होता है वो एक सिमिलर नज़र आया। तो इससे स्टडी क्या हुई, अब 80 जो तत्व थे वो भी आपके किस में डिवाइड हो गए। जैसे कि इस वर्ग के अंदर जो मैंने यहाँ बना रखी है, इन सब की प्रॉपर्टी एक है, तो किसी एक की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है
कि इसकी रिएक्शन करने का तरीका ये होता है या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, तो इन सब के बारे में आपको क्या होती है, जानकारी मिल जाती है। तो समझना और इसकी केमिस्ट्री पढ़ना बड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये मैंने जनरली आपको शॉर्ट में बताया कि पीरियोडिक टेबल की जो एम है वो ये है कि आपकी केमिस्ट्री की स्टडी को ईजी कर लेना। और मैं ये मानता हूँ कि जिसकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है और पीरियोडिसिटी कंप्लीट है वो केमिस्ट्री के लगभग बेसिक फंडा सारे ही क्लियर कर सकता है। एक पीरियोडिक टेबल में आप हर एलिमेंट के बारे में कम से कम इसकी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद या पीरियोडिसिटी पढ़ने के बाद 10 से 20 है ना उसकी करेक्टिव प्रॉपर्टी तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि ये इसमें ये होने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको सबसे छोटा तरीका बताता हूँ, क्योंकि अब आपको क्या करना है, जनरली छोटी क्लासों में क्या किया जाता है 1 to 20 तक आपको एलिमेंट तैयार किए जाते हैं, है ना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम इस तरह से तैयार करते हैं वो। तो बेटा ये उसका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम के साथ कोई प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज़ नहीं है। हाइड्रोजन की जिसकी सिमिलरिटीज़ है वो लिथियम के साथ है, सोडियम के साथ है, पोटेशियम के साथ है, तो इनको यूँ ही तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो केमिस्ट्री बड़ी आसान हो जाती है ना। अब आपको मुश्किल से 18 तत्वों के बारे में पता है तो आप लगभग उनके कंपाउंड फॉर्मेशन तक और उन सब्सटेंस के बारे में इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका बताऊं, उसके पहले मैंने यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल बना रखी है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई, याद करने के तरीके लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद हो सकता है कि कुछ जगह आपको थोड़ा समझने में, क्योंकि काफ़ी छोटा लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इसको जब समझाऊंगा तब एक एक चीज़ को साथ रखूंगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब मैं आपको बताऊं तब आप उसको नोट कर लें एक लाइन को, कि ये लाइन इस तरीके से है ना। तो आप मैं बता दूंगा, जैसे ये पहला वर्ग है तो पहले वर्ग की लाइन क्या है तो आप अलग से लिख सकते हैं पहले वर्ग की लाइन है, फिर आप उस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और उससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्विक तरीके से तत्वों को तैयार कर सकते हैं, उसकी वर्ग कौन कौन से, उस वर्ग में कौन कौन से तत्व रखे गए उनको तैयार कर सकते हैं, उनकी आउटर सेल की जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको एकदम दिमाग में रख सकते हैं। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके आउटर सेल पर डिपेंड करती है। अब इसे एटॉमिक नंबर के आधार पर जमाया, प्रोटॉन के आधार पर, तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन आपको पता है कि एक एटम न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः प्रोटॉन के आधार पर से जमाया है, लेकिन वो वास्तविकता में किसके आधार पर जम चुकी थी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। और इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल क्या थी, सबसे ज़्यादा सक्सेस हुई, है ना, एस्टेब्लिश हुई। तो आप सबसे पहले तो क्या करें, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखें, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें सारे एलिमेंट को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 7 आवर्त पीरियड और 18 क्लास में डिवाइड किया गया, वर्ग में डिवाइड किया गया। जो आपको हॉरिजेंटल लाइनें नज़र आ रही है, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं, ये 7 जो हॉरिजेंटल कॉलम है ये आपके क्या कहलाते हैं, पीरियड कहलाते हैं। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जो कॉलम बने हुए हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, एक वर्ग में जो रखे गए तत्व हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में काफ़ी सिमिलरिटीज पाई जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि इस फैमिली के अंदर कौन कौन है, इस फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, इसी तरीके से इन फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट मेंबर जो है, इनको ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट इस फैमिली में आता है। जब आपको इतना ध्यान हो जाता है और ये आप अगर दिमाग में रख लेते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से आउटर सेल का आ जाता है। इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं करने होते हैं, अपने आप आ जाते हैं एटॉमिक नंबर कितने होंगे किसका। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पता लगा सकते हैं, है ना। साइज में कंपेयर कर सकते हैं, ये छोटा है या बड़ा है, आईपी में कंपेयर कर सकते हैं, ईएन में कंपेयर कर सकते हैं, ईए में कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी में आप एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेरिजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे तैयार करना है, और इन एलिमेंट्स को जो नाम मैंने यहाँ पे सिंबल जो लिखे हुए हैं, इन सिंबल्स को। पहला जो वर्ग आपका क्लास है ये S1 क्लास कहलाता है ना। ये S1, S2, D, P, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं आपके पता है आपको, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ लिया है, S ऑर्बिट, P ऑर्बिट, D और F ऑर्बिट होते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6 भरे जा सकते हैं, और D में 10 भरे जाते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जिन एलिमेंट या एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जिस ऑर्बिट में जा रहा है वो उसी क्लास में माना जाता है। जैसे इन सभी तत्वों का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा जाता है,
S1 में, यानी कि S में भरा जाएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सभी के आउटर सेल में S1 है, यानी कि इनके सबके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके ये तत्व रखे गए हैं, इन एलिमेंट्स के आउटर सेल S2 आ रहा है, यानी कि इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर P चलेगा तो इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S और P की बता रहा हूँ फिलहाल में। इसका मतलब जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, जिसके 2 होता है उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है, जिसके 3 होता है उसकी वैलेंसी 3 होती है, 4 की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। 5 वाले की वैलेंसी में अब आपके 5 हो गए तो ये क्या करेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर वैलेंसी 3 हो जाती है। जिसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2, और जहाँ पर 7 होते हैं वहाँ वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1, और जहाँ 8 होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, इनर्ट हो जाते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी से कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ओके, तो जनरल चीज़ें आपको सारी पता लग जाएगी, पर फिलहाल मैं आपको अब ये याद करने का तरीका देख लें आप। जैसे पहला क्लास है आपका हाइड्रोजन, है ना, मेरे साथ देख लें जो एलिमेंट का नाम भी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये कुल 7 तत्वों को S1 यानी कि पहले वर्ग में रखा गया है। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, फिर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आगे बढ़ो तो 18 वर्ग हो जाते हैं। तो पहले वर्ग में 7 तत्वों को रखा गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब याद करने का तरीका S1 पहले वर्ग का, मैंने कहा ना आपको स्क्रीनशॉट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है देखने में तो आप एक कॉपी ले लें और उसमें अलग से पहला वर्ग लिख दें, वर्ग संख्या 1, और उसको याद करने का तरीका तो ये है, हेलिना के रब से फरियाद। एक लाइन याद है, हेलिना के रब से फरियाद, इजी है का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ना सोडियम हो गया, हेलिना, के पोटेशियम, रब रुबिडियम और से सीजियम, फरियाद फ्रेंशियम। ये आपका पहला वर्ग हो गया, हेलिना के रब से फरियाद। आया ना मजा। सेकंड, दूसरा मैं भी इसके बारे में बता दूंगा, इलेक्ट्रॉन कितने क्या होते हैं, वैलेंसी के बारे में और सारी चीज़ें मैं इसके साथ बताने वाला हूँ। पहले आपके लिए याद करने का तरीका देखें तो 7 तत्वों का पहला समूह है जिनके बाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ओके, सेकंड जो है, इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सभी के, और ये कुल 6 एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। हो गए 6। याद करने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो रहा है, आसान। तो आपका सेकंड वर्ग जो है S का, वो है बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये S का पहला और दूसरा वर्ग याद करने का तरीका हो गया। अब आ जाए अपन P वर्ग में, D को मैं बाद में लूँगा। P वर्ग में आपका जो है, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं इसके बाद लिख देता हूँ। इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में। यहाँ पर कितने हैं, 3 है। यहाँ पर कितने हैं, 4 है। यहाँ पर कितने हैं, 5 है। यहाँ पर कितने हैं, 6 है। और यहाँ पर कितने हैं, 7 है। और यहाँ पर कितने हैं, 8 है हीलियम को छोड़कर, ठीक। और आप इसको आपने देखा होगा, आउटर सेल को मैं यूँ बता सकता हूँ, 1 को बता रहा हूँ। जैसे ये आपका लुईस फॉर्मूला हो गया, ये इसके 2 हो गए। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 और ये 5। तो अनपेयर्ड कितने हो गए यहाँ पर, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, अनपेयर्ड 2 है, वैलेंसी 2 हो जाएगी। 1 2 3, यहाँ पर 7 होंगे तो अनपेयर्ड 1 होगा। और यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 8। ओके, ये ध्यान रख लें ताकि वैलेंसी का पता चल जाए। अभी सबकी एक ही सिमिलर आउटर सेल, इसके 3 है तो इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, सबके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो ये 3 देता है तो +3, ये भी देगा तो +3, तो ये सब सिमिलर आयन बना लेते हैं और उसी से आपकी क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 2 आपकी क्लास तैयार हो गई। अब तीसरा देखें, बोरॉन B से, एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, इंडिनियम और थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थेलियम, कुल 5 है। ये P1 परिवार है। इनका आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा S2P1। यहाँ पर अब आप इसको याद करने का तरीका देखें, B से, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर और क्या है, इन थैला। एक थैले के अंदर बैंगन है, आलू है और गाजर है। तो आप क्या करोगे इसको तैयार करने के लिए, बैंगन आलू गाजर इन
थैला, बैंगन से याद रह जाएगा, 2-4 बार पढ़ना इसको, कंपेयर साथ साथ बोलना, तो अपने आप दिमाग में आ जाता है। ये 5 है जिनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट P2 परिवार, कार्बन फैमिली है ना, इसको फैमिली भी यही बोरॉन फैमिली मानते हैं इसको। ये कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली का कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, Sn टिन है, स्टेनस जिसको कहा जाता है, और लेड प्लम्बस। तो ये आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आपका टिन और फिर आपका लेड। टिन का मतलब स्टेनस से है इसलिए Sn लिया गया है, लेड प्लम्बस से है इसलिए Pb लिया गया है। याद करने का तरीका, काशी है ना, यूपी में आपके कौन सा है, काशी, प्रसिद्ध ध्यान है धार्मिक स्थान। काशी गई टीना लेडी, काशी गई टीना लेडी, कोई टीना थी वो कहाँ गई, काशी गई, तो काशी गई टीना लेडी, कंप्लीट है। फिर आपका आता है वर्ग संख्या 10, 11, 12, 13 नंबर, नाइट्रोजन फैमिली, P3 फैमिली। आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, अनपेयर्ड होंगे, वैलेंसी 3 होती है। इसका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, कुल 5 है। ठीक है ना। याद करने का तरीका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, हो गया। फिर आपका 16वां वर्ग P4 फैमिली, ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलियम, हो गए 5। यहाँ पर याद करने का तरीका, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, परीक्षा में टीपने की बात हो रही है तो टीचर कह रहा है उससे ओ स्टाइल से टीपो, है ना, इधर उधर ज़्यादा मत बोलो, आराम से टीप लो। तो ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ओ ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, से सेलेनियम, टी टेलुरियम, पो पोलियम, हो गया। फिर आपका 17वां वर्ग जिसको कि हेलोजन वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है, मैंने लिखा हुआ है निकोजन वर्ग, यहाँ पर इसको चैल्कोजन कहा जाता है, और ये क्या है आपका हेलोजन वर्ग है। हेलोजन में केवल एस्टेटाइन हेलोजन नहीं है, बाकी सभी को हेलोजन माना जाता है, इस क्लास को हेलोजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है, हो गए। याद करने का तरीका, फालतू कलाकारों की बारात इंडिया आती है। फालतू कलाकार कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो फालतू कलाकारों की बारात इंडिया आती है, हो गया। अब आपका लास्ट P6 परिवार है, P6 फैमिली, यानी कि इसको नोबल फैमिली कहा जाता है, 0 गैस से कहा जाता है, सारी गैसें हैं ये। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है और रेडॉन है, कुल 6 हो गई। सभी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के 2 होते हैं क्योंकि पहले कोर्स में भरे जाते हैं। याद करने का तरीका, है ना आगरकर, अजीत आगरकर एक आपका बॉलर था क्रिकेट की टीम में, याद होगा, तो उसी के नाम से है ना आगरकर 0 रन पर आउट, आगरकर 0 रन पर आउट, हो गए बेटा। ये आपकी ये और ये आपकी 2 फैमिली। अब बात करते हैं डी वर्ग की। डी वर्ग मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन अंतिम कहाँ गया है, डी ऑर्बिट में भरा जाता है, और इनको जनरली क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पहले वाले को क्षार धातु, एल्किली मेटल, इसको क्षार मृदा धातु, एल्किली अर्थ मेटल कहा जाता है इनको, ठीक। और ये कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की कुल 4 सीरीज है, जिसमें से 3 आपके पास मैंने लिखी है, चौथी सीरीज यहाँ लिखी हुई है। तो ये सारे ही एलिमेंट जो है 104 जो नंबर डाल रखे हैं मैंने, और 118 तक जो आपके एलिमेंट आते हैं ये नीचे रखे गए हैं। तो ये सारे सिंथेसिस एलिमेंट है, यानी कि प्रकृति में है नहीं, इनको बनाया गया है कृत्रिम तत्वांतरण के द्वारा, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, एनर्जी पार्टिकल का किसी स्थायी जो आपका एटम होता है, एलिमेंट होता है, उस पर टक्कर की जाती है और उससे फिर इनको बनाया जाता है। तो ये सिंथेटिक है, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये 3 फैमिली है, ट्रांजिशन सीरीज की पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि इनके आउटर सेल में सभी के 2 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी के, और जिनके आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो इनके गुणों के अंदर यहाँ समानता पाई जाती है, यूँ, इनके तो यूँ पाई जाती है, इनकी समानता कैसे पाई जाती है, ऐसे पाई जाती है। तो इनको यूँ भी तैयार करना पड़ता है, विशेषकर पहली सीरीज को, क्योंकि आप 12th तक जो पढ़ते हो तो उसमें अधिकांश से आपको कौन सी सीरीज पढ़ाई जाती है, पहली सीरीज। तो पहली सीरीज को आपको यू भी याद करना है और यू भी ध्यान में रखना है। तो मैं पहली सीरीज को यू याद करने का तरीका भी बताऊंगा और यू याद करने का तरीका भी आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर पहली सीरीज जो है स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, Mn मैग्नीज, Fe फेरस लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, कुल 10 एलिमेंट है। और यू याद करने का तरीका लिख लें आप, Sc का मतलब साइंस,
टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो। साइंस स्कैंडियम टीचर, आगे समझ में, ठीक। वेनेडियम विनीता, सीआर कृपलानी, एमएन मैग्नीज, मन फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हो जाएगा याद, ये तो हो गया आपका ये। अब आप इसको वर्टिकल देखें इनके वर्ग में, स्कैंडियम है, इट्रियम है, लेंथेनम और एक्टिनम है, ये 4 हैं, ठीक। स्कूटर यामा लाओ एसी, स्कूटर यामा लाओ एसी, ये आपका D1 परिवार है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी के अंदर पहला भरा गया है। फिर दूसरा है टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम। तो टाइगर जिराफ हाँफते हैं, टाइगर जिराफ हाँफते हैं। फिर आपका है वेनेडियम, नियोबियम और टेंटेनियम, ये आपके 3 है। इसको लिखा जाएगा वानियो ताइवान, वानियो ताइवान, ताइवान देश है, उससे तैयार कर ले। फिर उसके बाद है आपका क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, W का मतलब टंगस्टन से है। कर मोना वाव, कर मोना वाव, ऐसे तैयार कर लोगे इसको आप। फिर उसके बाद मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम है। तो मन टेकरे है ना, जब कोई बार बार उछल कूद करता है तो उसको घर वाले कहते हैं मन टेकरे, है ना, मन को लगा ले, मन टेकरे। यहाँ पर टेक्नीशियम जो है ये सिंथेसिस है, बनाया गया है और रेडियो एक्टिव भी है। तो बाद में ध्यान रखें कि सेकंड सीरीज के अंदर 83 तक आपके सारे स्थायी तत्व है जिसमें टेक्नीशियम जो है वो नहीं है, और एक आपका जो आपका ये प्रोमीथियम है, ये 57 के बाद आएगा यहाँ पे। तो ये 2 तत्व ऐसे जो कि सिंथेसिस है, और दोनों रेडियो एक्टिव है, और एक समेरियम आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो 3 रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं 83 से पहले, बाकी के सारे तत्व रेडियो एक्टिव और सिंथेसिस कैटेगरी में चले जाते हैं। हो गया ये, तो यहाँ पर हो गया आपका मनटेकरे। अब आपका Fe, फेरस, रुथीनियम और ऑस्मियम, ये आपके 3 है D6 परिवार, लोहे के परिवार में। इसको याद करने का फेरू ओस पड़ी, है ना, राजस्थानी भाषा में कहते हैं फेरू का मतलब वापस, फेरू ओस पड़ी। फिर आपका है कोबाल्ट, रोइडियम और इरिडियम, CO कोबाल्ट, RH रोइडियम और इरिडियम, है ना। एक कंपनी है जो पाइप बनाती है, मशीनें आपकी बोरवेल की मशीन बनाती है, मोटर बनाती है। कौन सी कंपनी है, CRI कंपनी। तो CRI पाइप के नाम से आप इसको तैयार कर सकते हैं, या क्राई यानी कि रोने के हिसाब से क्राई, CRI क्राई, ठीक है। तो CRI पाइप्स। फिर आपका निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, 3 ये है। इसको याद करने का तरीका, निकल पड़ी पतलून, है ना, पतलून निकल पड़ी है। फिर आपका तांबा, चांदी, सोना, कॉपर, अर्जेंटम और औरस, तीनों धातुएं याद रह जाती है, तांबा, चांदी और सोना। फिर Zn, Cd और Hg, जिंक, कैडमियम और हाइड्रोजिनम, या जिसको हम पारा कहते हैं, मरकरी। याद करने का तरीका, जिन केद के पार, जिन था वो केद से क्या हो गया, पार हो गया, तो जिन केद के पार। आगे समझ में, वापस देखें, हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाती हो, यूँ तैयार करने का तरीका। और ऊपर से नीचे स्कूटर यामा लाओ एसी, टाइगर जिराफ हाँफते हैं, वानियो ताइवान, करमोना वाव, मन टेकरे, फेरू ओस पड़ी, CRI पाइप, निकल पड़ी पतलून, तांबा, चांदी, सोना, जिन केद के पार, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गई टीना लेडी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, और स्टाइल से टीपो, फालतू कलाकारों की बारात इंडिया आती है ना, अगर 0 रन पर आउट हो गए तैयार। ठीक है, थोड़ी सी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, मजा आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपका लेंथेनम 57 नंबर पर है, कितने नंबर पर, 57 पर। इसके बाद के तत्वों को नीचे गया है, इनको अंतर संक्रमण सीरीज कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपके जो है F वर्ग का तत्व है, ये आपका S था, ये D था, ये P वर्ग था, और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, F ऑर्बिट में भरे जाते हैं। इसमें 2 सीरीज है, एक लेंथेनम से स्टार्ट होती है जो लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है, और एक एक्टिनम से स्टार्ट होती है, उसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है, 4F और 5F सीरीज। अब इसको याद करने का तरीका, 14 एलिमेंट हैं एक साथ, जिसमें लेंथेनम खुद इसके साथ है जरूर, पर ये इस सीरीज का सदस्य नहीं है, ये D वर्ग में रखा जाएगा यहीं पे। इसके बाद ये मैंने एरो लगा रखा, ये नीचे आ गए, तो ये इनर ट्रांजिशन सीरीज है। अब इसमें जो एलिमेंट है आपके, लेंथेनम, सीरियम, प्रिज्मोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समेरियम,
यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम और ये आपका थूलियम, इटरबियम और लुटेशियम, है ना। मैं एक बार बोल दिया है, उसके बाद आप बुक के अंदर और पढ़ सकते हैं इनको। इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा लंबा है, बाएं से दाएं तैयार कर रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट। ले सारी प्रजा नदी में प्राइम मिनिस्टर समान यूरोपियन गेंडे, तब डाइनिंग हॉल में अरबी थुल्ली खाकर इतने लौटे। ले सारी प्रजा नदी में प्राइम मिनिस्टर समान यूरोपियन गेंडे, है ना, यूरोप के गेंडे, तब डाइनिंग हॉल में अरबी, अरब देश की अरबी थुल्ली, थुल्ली जानते हो, है ना, मूंग की दाल चावल से बनाई जाती है, तो अरबी थुल्ली खाकर इतने लौटे। ले लेंथेनम, सारी सीरियम, प्रजा प्रज्वडियम, नदी में नियोडियम, पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रोमीथियम, समेरियम समान, यूरोपियन, गेंडे गेडोलिनियम, टर्बियम, है ना, डाइनिंग, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम, इतने, इटरबियम और लौटे। हो जाएगा तैयार। ले सारी प्रजा नदी में प्राइम मिनिस्टर समान यूरोपियन गेंडे, तब डाइनिंग हॉल में अरबी थुल्ली खाकर इतने लौटे। फिर लास्ट आपका जो है एक्टिनम सीरीज, एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्चुलियम, प्लूटोनियम, अम्ब्रेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम और मेंडेलिनियम और नोबिलियम और लॉरेंशियम, ये आपके 14 तत्व हैं। ठीक, इसको याद करने का तरीका, ऐसी थारी पार्टी उरे नाचू, है ना, उरे मतलब इधर, उरे नाचू पलट पलट कर, घूम घूम कर, अमरा क्योरी बाकी केली, अमरा क्योरे बाकी केली, केला का जो होता है ना, केला का पौधा, तो उसको लिया गया, तो अमरा बाकी केली, आई फर्मी मंडली नोलारे, ऐसी थारी पार्टी उरे नाचू पलट पलट कर, अमरा क्योरी बाकी केली, आई फर्मी मंडली नोलारे। हुआ यार, अरे क्विक मेथड से आप इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, क्लास को यूँ तैयार रखेंगे। अब मेन चीज़ें मैं वापस बता दूं, ये आपका सबके आउटर सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी +2 और इनकी जनरली प्लस वैलेंसी 1 या 2 होती है। ठीक है ना, 1 और 2 कहाँ होगी, इस जगह पर आपकी 1 होगी और इस जगह पर आपकी 1 मिलेगी, बाकी सब जगह पर आपको क्या मिलेगी, इस जगह पर, और इस जगह पर 1 वैलेंसी होती है, बाकी सबकी 2 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा होगा, नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। ओके, फिर यहाँ पर आपकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 3, यहाँ पर कितनी हो जाती है 4, यहाँ पर कितनी हो जाती है 3, यहाँ पर कितनी हो जाती है 2, यहाँ पर कितनी हो जाती है 1 और यहाँ पर कितनी हो जाती है 0। ओके, ये आपके कौन से हैं, एल्किली मेटल, ये एल्किली अर्थ मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल, और ये आपके जो मैंने यहाँ पर रेड लाइन लगा रखी है इस जगह से यहाँ तक, ये कॉलम जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व ये हैं। एल्यूमिनियम ये 2 यहाँ, फिर 3, फिर 4, 10 तत्व जो है ये आपके सब मेटल होते हैं। बाकी इधर वाले जितने भी हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये सारे ही मेटल्स होंगे और सारे ही सॉलिड होंगे, सारे में मेटेलिक बॉन्ड होगा, सारे ही धात्विक के चालक होंगे, केवल एक को छोड़कर। Hg जो होता है वो लिक्विड होता है, पारा जो लिक्विड होता है। क्या कारण है हम बाद में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी में। और बाकी इधर वाली जितनी भी आपकी क्या होती है, नॉन मेटल्स हैं, और ये सारी इनर्ट गैस हैं। ओके, आया मज़ा। अब आप इसको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लाया जाता है और किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी के एटॉमिक नंबर लाए जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा इनके क्वांटम नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, ये सब आप केवल एक ही टेबल से सीख सकते हैं, जो कि आपकी केमिस्ट्री के बेसिक होते हैं। ओके बच्चों, तो सारी ट्रिक्स और सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और शेयर करो और मेरे साथ बने रहोगे। थैंक यू।